अब तक मधुमणि को अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। यानी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता की प्रेम कहानी को अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि जान चुकी थी और वो मन में ये सोच कर बैठी थी कि आखिर मधुमिता से कैसे छुटकारा पाना होगा और इसके लिए बाकायदा वो प्लान तैयार कर रही थी। और उसने फैसला कर लिया था कि अब मधुमणि की पूरी जो साजिश थी, उसने इस बात को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी कि अब वो मधुमिता की हत्या करवा देगी। ये वही दौर था जब अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता के बीच के रिश्तों में भी खटास आने लगी थी, क्योंकि मधुमिता के पेट में बच्चा था, यानी वो गर्भवती थी और अमरमणि त्रिपाठी एबॉर्शन कराना चाहता था, लेकिन मधुमिता तैयार नहीं थी। और फिर क्या था कि अमरमणि त्रिपाठी भी अपनी पत्नी मधुमणि के साथ साजिश का हिस्सा बन गया और फिर एक दिन उभरती हुई कवयित्री कलाकार मधुमिता की हत्या करवा दी गई। आखिरकार 9 मई 2003 को 2 शूटर्स ने मधुमिता की हत्या कर दी। सरकार बीएसपी की थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। अमरमणि उनकी सरकार में मंत्री था। हत्या के बाद ही अमरमणि और मधुमिता को लेकर बातें सामने आने लगी थी, लेकिन अमरमणि पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका नाम इस मामले में न आए। पोस्टमार्टम के वक्त अमरमणि यह पक्का करना चाहता था कि भ्रूण के नमूने न लिए जाएं, ताकि डीएनए जांच न हो पाए। इसके लिए उसने निधि और उसके परिवार के साथ अपने 2 लोग भी भेजे ताकि मधुमिता का अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन किसी तरह यह बात तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को पता चल गई। उन्होंने बीच रास्ते में ही डेड बॉडी वापस मंगवाई और भ्रूण के नमूने लिए गए। अमरमणि डीएनए रिपोर्ट बदलवाने की फिराक में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके भी बंदोबस्त किए जा चुके थे। अगर चुप रहेंगे हमारी लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, हमसे कहा तुम जाओ, हम चले गए, हर गांव पास पहुंच गए। जब पुलिस ने रोक लिया फिर से वापस लाई। हम जानते नहीं क्यों लाई, हमको क्या लाई। इसके पीछे किसका? यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने हत्या में नाम सामने आने के बाद ही अमरमणि को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इसके बाद जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। बाद में जब परिवार ने आग्रह किया तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस बीच जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो यह साफ हो गया कि मधुमिता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो अमरमणि त्रिपाठी का ही था। अमरमणि, उसकी पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और दोनों शूटर्स को इस मामले में 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि का नाम आते ही सबसे पहले उसकी कुर्सी चली गई, क्योंकि वह उस वक्त यूपी सरकार में मंत्री था। तब तक ये बात भी सामने आ चुकी थी कि मधुमिता के पेट में जो बच्चा था वो अमरमणि त्रिपाठी का था। इतनी बातें अमरमणि त्रिपाठी को जेल की कालकोठरी में पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। इस पूरे मामले का लंबे समय तक ट्रायल चला और अमरमणि त्रिपाठी समेत 5 लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस बीच अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी ताकत और रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया। कई सारे कागजात और झूठ के पुलिंदे भी तैयार किए गए, लेकिन अदालत में एक भी काम नहीं आया, क्योंकि मधुमिता की बहन निधि लगातार इस पूरे मामले की पैरवी कर रही थी और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। और ये सब कुछ अमरमणि त्रिपाठी को जेल में पहुंचाने के लिए काफी था। मधुमिता के लिए न्याय की लड़ाई उसकी बहन निधि ने लड़ी। हालांकि ये कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीबीआई जब मामले की जांच कर रही थी तो अमरमणि ने यह झूठ फैला दिया कि आईआईटी कानपुर के छात्र अनुज मिश्रा के साथ मधुमिता का विवाह नवंबर 2002 में हो चुका था। इसके लिए उसने कुछ गवाह भी जुटा लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें मीडिया के सामने एक पंडित ने बताया कि उसने ही शादी करवाई थी। वहीं अनुज के ही रूममेट रहे छात्र को
ये गवाही देने के लिए धमकाया गया कि वो कह दे कि अनुज की शादी मधुमिता से हुई तो वो वहां मौजूद था। हालांकि वो माना नहीं। इसकी खबर उसने आईआईटी डायरेक्टर को दी, जिनके हस्तक्षेप से ये दोनों छात्र बच पाए। सारे गवाहों को वो धमकाता है, बराबर उस यही काम कर रहा है। वो गवाहों को उसके पास उसने एक लिस्ट बना रखी है सारे गवाहों की, जिसमें सब गवाहों को धमकाना, मारना, पीटना। अगर कोई पैसे से खरीद रहा है तो उसको पैसे से खरीद लो, वरना जान की धमकी, मतलब मारने की धमकी दे दो। तो यही सब कर रहा है। दूसरी तरफ अमर मणि तो इस बात को पुख्ता करने के लिए फर्जी सीडीआर भी बनवा चुका था, जिससे मधुमिता और अनुज के लगातार संपर्क में रहने की बात वो साबित कर सके। सीबीआई को एक लंबा वक्त इस सीडीआर की गुत्थी को सुलझाने में लग गया। मधुमिता हत्याकांड को दूसरा रूप देने के लिए अमरमणि त्रिपाठी ने इस पूरे केस की तस्वीर बदलने की कोशिश की, और यही वजह है कि अमरमणि त्रिपाठी ने बकायदा सीडीआर का दूसरा पहलू भी ढूंढ लिया और फर्जी तरीके से सीडीआर निकलवा दिया। महज 24 साल की उम्र में जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुकी मधुमिता अपने आखिरी वक्त में काफी टूट चुकी थी। दावा तो यह भी किया जाता है कि वो नशे की हालत में रहने लगी थी। डायरी के कुछ पन्ने उसकी दिमागी हालत को सामने रखने के लिए काफी है। डायरी में एक जगह वो लिखती है, मेरा अधिकार क्षेत्र कम हो गया है। बात पैसों की नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की है। अमर मणि के हथकंडों से सीबीआई को गुमराह होने से मधुमिता की यही डायरी बचाती रही। इसमें लिखे शब्द ही सीबीआई की तफ्तीश का रास्ता तय करते गए। किसी एक पन्ने में मधुमिता के बाद भी अमर मणि के किसी और से संबंध होने का जिक्र है। मधुमिता ने एक जगह पर अमर मणि को अपने पूरे परिवार का अभिभावक बताया है, क्योंकि उसने मधुमिता के भाई की नौकरी लगवाई थी। जाहिर है कि ऐसे ही हथकंडों से उसने मधुमिता का दिल जीता था। प्यार, धोखा और सियासत से जुड़े इस हत्याकांड ने यूपी की उस वक्त की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया था। चार्जशीट में आज हमने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की पूरी कहानी आपको बताई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की कहानी नहीं जानते। ये वो लव, सेक्स और मर्डर की कहानी थी जिसमें एक प्रेमिका की दीवानगी थी, एक प्रेमी का धोखा था और एक पत्नी का हत्या की साजिश का पूरा माया जाल था, जिसमें खुद अमरमणि त्रिपाठी भी शामिल हो गया, जिसकी वजह से पति यानी अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर तो खत्म ही हो गया और वो तब से अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि इसमें 5 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। चार्जशीट में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।